हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोग अच्छे से हैं, खुश हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग अपने न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ में आए हैं। ये हमारे CHSL की आप जानते हैं सीरीज चल रही है। और ये हमारा ऑलरेडी जो हुआ पेपर है ना, जो 2021 में हमारे एग्जाम हुआ था, 2021 में जो एग्जाम हुआ था आपका, उसकी शिफ्ट 1 है ये। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ हेड ऑन तो क्या नहीं है। जो आपके एसएससी में एग्जाम में क्वेश्चन रखे थे वही क्वेश्चन है। आप देखिए आपको कितना आ रहा है, कितना अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपको एक्सप्रेस करना है द गिवन सेंटेंस इज द इन द पैसिव वॉइस। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या हो जाता है कि एक्टिव में ना आपका जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा होता है, और पैसिव में ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपैरिजन कि जो काम कर रहा है। ठीक है। और बहुत सिंपल होता है, जैसे कि देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई हुई है यहाँ पे। ठीक है। और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया ये है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब, और पैसिव में ना हमेशा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज या वर। अब आपको अपना ऑब्जेक्ट पहचानना। अच्छा, आप ऐसे भी देख सकते हो वॉज या वर कहाँ दे रखा है। देखो यहाँ भी कलर फूड दे रखा है, हैव दे रखा है, हेड दे रखा है। इवन अगर सिर्फ हम अपनी वर्ब को पहचान लेंगे तब भी हम सही आंसर तक, मैंने कुछ और देखा भी नहीं फिर भी मैंने अपना आंसर सही मार्क कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि स्पीड इससे ज्यादा फास्ट और कितनी होगी। लाइक एक इन अ सेकंड आपने आंसर मार्क कर दिया है, तो और आपको क्या चाहिए। बस ये देखना ही नहीं होता एग्जाम में कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है, क्या नहीं है। बस वर्ब पे फोकस करो और अपना आंसर मार्क करते हुए चले जाओ। बाकी अभी हम और भी चेक कर लेते हैं। आदित्य पास्ट द ड्राइविंग टेस्ट, तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठा के हमने आगे लगा दिया, यस। और नाउ यू कैन सी कि दिस इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी हैव टू यूज वॉज। तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज यूज किया। तो ये आप जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म पास्ट की पास्ट भी होती है। एंड अब ये चीज हमने सेम सेम एस यहाँ उठा के रख दी। और सब्जेक्ट कौन था हमारा, आदित्य, तो बाय आदित्य। देखो एकदम फिट बैठा, लेकिन इतना सब करने का, ताम झाम करने का पेपर में टाइम होता नहीं है। तो जब भी ना आपको पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना हो तो आप सिर्फ वर्ब को टारगेट कीजिए। आप वर्ब को टारगेट कीजिए और वर्ब के थ्रू आप अपना आंसर निकालिए। सिर्फ वर्ब मैंने पहचान ली और मेरा सही आंसर मिल गया। तो वर्ब को टारगेट करना है, सही आंसर आप अपने आप ले जाएंगे। कुड नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा। तो ओनली डी मेरा सही आंसर है। एक आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टू कट कॉर्नर्स। ओके। अगर हम बात करें टू कट कॉर्नर्स की, अगर देखो, अगर मान लीजिए ये है कोई आपका, इस शेप में आपको रनिंग करनी है। मान लो ये आपको ये बाउंड्रीज हैं और आपको यहाँ पे रन करना है ना, इस बाउंड्री में ऐसे करके आपको रन करना है। इस तरीके से आपको रनिंग करनी है। लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, आप जो रनिंग कर रहे हो वो ऐसे करके फिर आपने ऐसे किया। रनिंग करते हुए आप क्या कर रहे हो, कॉर्नर्स को कट कर रहे हो ना। रनिंग करते हुए आप कॉर्नर्स को कट कर रहे हैं। देखो ये एरिया आपने छोड़ दिया। यानी अगर आप कॉर्नर्स को कट कर रहे हैं रनिंग करते हुए, तो आप क्या कर रहे हैं, दो चीजें कर रहे हैं आप। जब आप चीज, अब मान लो आप काम के लिए, काम में अगर आपको किसी काम को करने में अगर हमें 50 मिनट का टाइम देना पड़ता है, कहीं वो उसकी रिक्वायरमेंट है, उतनी देर मिनिमम आपको उस काम को करने में लगेगी ही लगेगी। लेकिन आप उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं जल्दी जल्दी करके कि जल्दी जल्दी हो जाए ताकि मैं 15 मिनट बाद ही फ्री हो जाऊँ। आई एम डेफिनेटली श्योर कि उस काम की जो वैल्यू है ना, उस काम की जो इफेक्टिवनेस है वो डेफिनेटली आपने उसको डिक्रीज कर दिया है। क्योंकि अगर उस काम को 30 मिनट की रिक्वायरमेंट है तो 15 मिनट में आपने उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को मिस कर दिया है। एक तो ये हो गया कि उसकी आपने क्वालिटी में गिरावट कर दी, क्वालिटी में गिरावट कर दी टाइम को रिड्यूस करके। दूसरा, अगर मान लो किसी काम को करने में आपको 1000 रुपीज की जरूरत, बट आपने कॉस्ट को क्या क्या कट किया। आपने क्या किया, आपने कहा कि नहीं थोड़ा पैसा बचाते हैं, तो दो चार चीजें आपने काम चलाऊ लगा दी और आपने उस काम को 600 में खत्म करा दिया। तब भी आपने उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर दिया। आपने कॉर्नर ही तो कट करे हैं, 1000 की बजाय 600 में काम कर दिया और 30 की मिनट की बजाय 15 मिनट में काम किया। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता ना हमेशा
काम को फास्ट करने से जरूरी नहीं है आपने उसकी बहुत अच्छी चीज हुई है, आपने उसकी क्वालिटी के अंदर जरूर कोई ना कोई आपने गिरावट की है। अगर उसमें हजार जेनुअनली हजार अगर पैसे लग रहे थे, लेकिन आपने उसको 600 में ही काम करवा दिया, आई एम श्योर कि जो काम करने वाला होगा वो भी तो अपना नुकसान नहीं करेगा, तो उसने भी कुछ चीजों को कम के ही दाम वाली चीजों को लगाया होगा। अब आप समझो, कट समथिंग इजिली विदाउट स्पॉइलिंग इट, ऐसा कोई नहीं है। कट समथिंग इनटू पीसेस, देखो एक्चुअल कटिंग से कोई लेन देन नहीं है। बी एबल टू डू अ जॉब एफर्टलेसली, एफर्टलेसली का मतलब होता है एकदम बहुत एक्सपर्ट तरीके से अपने काम को करना, एकदम स्किल्ड पर्सन की तरह अपने काम को करना, वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। not to not do a thing well in order to save money or effort, देखो, not do a thing well, आप किसी चीज को अच्छे से नहीं करे हैं, why, ताकि इन ऑर्डर टू क्या करने के लिए, मनी को बचाने के लिए, अपने एफर्ट्स को सेव करने के लिए आप उन्हें उस काम को अच्छे से नहीं किया। तो आपने क्या किया, आपने कॉर्नर्स कट किए ना। आपने क्या किया, 30 मिनट के काम को 15 मिनट में खत्म करोगे तो आई एम श्योर कि आपने कोई ना कोई चीज को जरूर पॉइंट को मिस कर दिया होगा। अगर 1000 रुपए की चीज को 600 में कर दोगे तो आई एम श्योर कि वहां पे भी आपने कोई ना कोई चीज कम की है। यहाँ आपने मनी को सेव किया और यहाँ आपने अपने एफर्ट्स को कम पुट ऑन किया। तो काम की प्रोडक्टिविटी में क्या आ गया, डिक्रीज हो गई, काम की प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और उसी को कहते हैं कट कॉर्नर्स, आपने कॉर्नर्स कट किए और काम की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया, ताकि आप पैसे बचाएं, एफर्ट बचाएं, लेकिन काम अच्छे से नहीं हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुक द बुक्स। हाँ, अगर आप बुक्स को कुक कर रहे हो, यार एक बात बताओ, हम लोग खाना कुक करते हैं, तो जब खाना कुक करते हैं तो हम उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं ना। अगर आप अपने घर में, अगर इवन सिंपली अगर जैसे सर्दी का मौसम है, हम गाजर का हलवा बनाते हैं, गाजर का हलवा बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारी चीजें जिसे हम अपने इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, कितना कुछ उसके अंदर पुट ऑन करते हैं और एकदम डिफरेंट सा कुछ फ्लेवर के साथ में उसको हम लोग निकालते हैं। अगर किताब को कुक कर रहे हो, अब किताब ओरिजिनली तो कुक करने के लिए है नहीं कि उसको ला के डाल दिए कुकर में और वो कुक हो जाएगा। कुक द बुक का मतलब क्या हो जाएगा, ये बुक है ना, इसको कुछ पका रहे हैं। मतलब हम जब देखो, अगर मैंने गाजर की सब्जी भी बनानी है तो उसका ना जो रियल चीज है वो चेंज हो जाती है डिफरेंट फॉर्म में। जब हम किसी चीज को कुक करते हैं तो उसका जो है वो फॉर्म चेंज हो जाता है। अच्छा, अगर बुक को कुक कर देंगे तो बुक का फॉर्म चेंज होगा, बुक का क्या फॉर्म चेंज होगा, जो ओरिजिनल चीजें उसमें लिखी हुई थी, जो ओरिजिनल जो ओरिजिनल चीजें उसमें लिखी हुई थी उसके अंदर हमने कुछ चेंजेस कर दिए, ओरिजिनल चीजों के अंदर हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। दैट मीन्स टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड, टू बी अ गुड राइटर नो, टू राइट बुक्स ऑन कुकिंग नो, एंड टू बी अ गुड एडिटर नहीं। टू फॉल्सिफाई, फॉल्सिफाई करना मतलब आप चेंजेस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड को। जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, आप उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसको बुक में अपनी मर्जी के हिसाब से आप चेंजेस कर रहे हैं। फॉल्स मतलब और ये ना थोड़ा नेगेटिव में ही रहता है। तो फॉल्सिफाई, आप जो है रिकॉर्ड को चेंज कर रहे हैं, तो फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड टू कुक द बुक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर से, डॉक्टर्स डॉक्टर्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेरा प्लूरल वर्ब आएगा। डॉक्टर है, डॉक्टर्स है तो से आया, अगर डॉक्टर होता तो से ही आता। डॉक्टर्स से दैट होम आइसोलेशन इज फार मोर इफेक्टिव देन हॉस्पिटलाइज इन केसेस ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन। माइल्ड का मतलब होता है बहुत कम, मतलब जिस जो है वो बहुत सीवियर नहीं है, सीवियर होता है बहुत शार्प है, एक्यूट है, बहुत शार्प, जैसे तीव्र बोलते हैं, बहुत एक्यूट है। लेकिन माइल्ड मतलब बहुत लो है, अब इंटेंसिटी बहुत डाउन है उसकी, लो इन इंटेंसिटी है। जैसे हमें माइल्ड फीवर होता है तो हल्का फुल्का फीवर हो गया, बहुत इंटेंस है तो बहुत ज्यादा फीवर। अच्छा ठीक है, ये एडजेक्टिव है, इन्फेक्शन नाउन है, नो प्रॉब्लम। दैट होम आइसोलेशन नाउन है, इज फार, होम आइसोलेशन इज फार मोर इफेक्टिव देन, अब एक चीज आपको बताऊं,
यहाँ पे और इसमें देखो, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है तो इसके बाद का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी फिर नाउन होना चाहिए। ये हो गया आपका वर्ब। हॉस्पिटलाइज, जनरली आई जेड से खत्म होने वाले जो वर्ब शब्द होते हैं वो वर्ब होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें नाउन फॉर्म चाहिए। तो क्या आएगा, हॉस्पिटल, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या गलती हो गई, ऑप्शन नंबर बी में हमारी गलती है। वहाँ पे हॉस्पिटलाइज नहीं आना चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स द फैमिली लाइकिंग टू प्ले अ गेम टुगेदर आफ्टर डिनर। समटाइम्स द फैमिली लाइकिंग टू प्ले अ गेम। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभी। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, और कभी कभी जो है वो एक उनका हैबिट बता रहा है ना, हैबिट बता रहा है। और हैबिट की बातें बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, लाइकिंग वैसे भी कोई शब्द नहीं होता, लाइकिंग आपका एक स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब क्या होती हैं, जो सिर्फ एक सेंटेंस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, जो सेंटेंस में सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, ओनली इंफॉर्मेशन। लाइकिंग का भी बनता ही नहीं है, उसका क्या रहता है, ओनली लाइक। अच्छा, फैमिली है, फैमिली सिंगुलर हो गया है तो वहां पे लाइक का बन जाएगा लाइक। तो समटाइम्स द फैमिली लाइक्स, समटाइम, टाइम नहीं आएगा, टाइम था। समटाइम, समटाइम और समटाइम्स में देखो क्या अंतर होता है, इसमें क्या अंतर है। समटाइम का मतलब होता है किसी समय, समटाइम का मतलब होता है किसी समय। आई विल कॉल यू समटाइम इन द इवनिंग, दैट मीन्स कि मैं तुम्हें शाम में किसी समय कॉल करूंगी। तो समटाइम का मतलब होता है किसी समय, लेकिन समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। तो कभी कभी ये हैबिट बताता है, लेकिन ये तो कोई एक टाइम के बारे में बात करता है, ठीक है। आर लाइक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू थॉट अबाउट द डैश ऑफ द रीसेंट डिसीजन यू टुक। तो क्या, क्या चीज होगा, क्या सोचोगे आप, जो अभी आपने अपना जो एक डिसीजन लिया है, तो उसके लिए आप क्या सोचोगे, उसके क्या आएंगे, जो भी हम रिजल्ट डिसीजंस लेते हैं फिर उसका क्या आएगा, उसका रिजल्ट आते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसका परिणाम होता है, उसके रेपरकशंस होते हैं। तो क्या आएगा वहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें आपको, ठीक है, ये आपका पैरा जंबर है। चलो अरेंज करते हैं इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं। ओके, फिर हम स्टार्टिंग सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऑन आइदर साइड ऑफ द trunk देयर आर few scattered tufts of short grass. It is towards one of these fallen trees that I am now looking. A very violent cyclonic storm has struck the forest, uprooting a number of trees. The trunk of the tree is right apart and the branches are lying all around it. ठीक है, देखो, इट इज टूवर्ड वन ऑफ दीज फॉलन ट्रीज, वन ऑफ दीज फॉलन ट्रीज, दीज फॉलन ट्रीज की वजह से ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी से शुरुआत नहीं हो सकती, डी आ गई है। ऑन आइदर साइड ऑफ द trunk देयर आर few scattered tufts। अच्छा, अब वेरी, देखो ऑप्शन सी से आराम से शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये जो हुआ है ना, जो स्कैटर्ड टफ्स हुए हैं शॉर्ट ग्रासेस के, मतलब टफ्स का मतलब क्या होता है, वो मिट्टी के साथ में ही जब पौधा उखड़ जाता है ना, दैट इज कॉल्ड योर टफ्स। अब देखो सी क्या है, पहले एक बहुत ना वायलेंट तूफान आया है, जिसकी वजह, किसने, जिस जो फॉरेस्ट में आया है, जिसने अपरूटिंग का मतलब उखाड़ दिया, तो उसने बहुत सारे ट्रीज को क्या कर दिया, उखाड़ दिया है। अच्छा, तो बिल्कुल हमारे सी से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट है। और आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस हैं जो सी से शुरू हो रहे हैं, यानी ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, आगे देखें। इट इज टूवर्ड वन ऑफ दीज फॉलन ट्रीज, वन ऑफ दीज फॉलन ट्रीज दैट आई एम नाउ लुकिंग। हाँ, इट इज वन ऑफ दीज फॉलन ट्रीज, बिल्कुल हो सकता है डी से उसका जुड़ जाए। द ट्रंक ऑफ द ट्री राइट अपार्ट एंड द ब्रांचेस आर लाइंग ऑल अराउंड इट। On either side of the trunk
There are few scattered surface towards the toward one of these fallen trees. नंबर ऑफ ट्रीज उखाड़े गए हैं, इट इज टूवर्ड वन ऑफ दीज फॉलन ट्रीज। फॉलन ट्रीज के बाद यहाँ पे बी आएगा और फिर उसके बाद में एंड द ट्रंक ऑफ द ट्रीज, ये देखो ये वाला फिर आपका सी डी से कनेक्ट हो रहा है एंड ऑन ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रंक और फिर यहाँ पे आपका ए कनेक्ट हो रहा है। तो आपका आंसर बनेगा सी बी डी ए। फुल ऑन कनेक्शन के साथ में आपका पेपर सॉल्व हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरानॉइड। पैरानॉइड कौन व्यक्ति होते हैं? पैरानॉइड आप उस व्यक्ति को कहेंगे, पैरानॉइड वो व्यक्ति होता है जो हमेशा सोचता है ना कि दूसरे लोग हमेशा उसके बारे में गलत बातें कर रहे हैं या गलत चीज सोच रहे हैं उसको लेके, या उसको लेके बहुत गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमेशा ना दूसरों को लेके डाउटफुल रहता है, जो हमेशा दूसरों को लेके डाउटफुल रहता है, और इसी को कहते हैं सिनेकल। ये पर्सन सिनेकल भी कहलाता है, डाउटफुल रहने वाला। अब देखो हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। चलो जरा देखते हैं। पैट्रोनाइजिंग समथिंग दैट मीन्स टू सपोर्ट समथिंग। पैट्रोनाइज करना, किसी को सपोर्ट करना या किसी को इंफीरियर दिखाना। सपोर्ट करना या फिर किसी को इंफीरियर दिखाना। ठीक है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है उसकी कोई कीमत नहीं है, एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्थलेस है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सस्पिशियस का मतलब होता है डाउटफुल, और इम्पैकेबल का मतलब है उसमें कोई स्पॉट नहीं है। और मैंने कल ये कराया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, मतलब एकदम फ्लॉलेस है, एकदम दाग धब्बे रहित है, उसमें कोई स्पॉट नहीं है, स्पॉटलेस है। परफेक्ट है। कैसा है? परफेक्ट। कैसा है चीज, कैसी चीज है? इम्पैकेबल का मतलब हुआ एकदम परफेक्ट होना। ठीक है। और पैरानॉइड का मतलब क्या हुआ? सस्पिशियस होना, डाउटफुल होना, सिनेकल। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट। आपको स्पेलिंग बतानी है जो भी गलत है। एंड्योर करना, एंड्योर करना किसी चीज को सपोर्ट करना, टॉलरेट करना। एंड्योरेंस मतलब टॉलरेंस हो जाएगा। एंड्योरेंस टॉलरेंस दोनों आपस में सिनोनिम्स ही है। एंड्योरेंस और टॉलरेंस, कोई गलती नहीं है। इंसिस्टेंस और परसिस्टेंस, टेंस टी ई एन सी ई, परसिस्टेंस टी ई एन सी ई, परसिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर डी में आपका एरर है। परसिस्टेंस में यहाँ पे ई आएगा, परसिस्टेंस। नेक्स्ट देखो। वन हु हैज द पावर टू डू एनीथिंग। कल कराया था ये वाला क्वेश्चन मैंने, कल यही वाले सारे कराए थे, मैंने कहा था ना पेपर के ये सारे के सारे। मल्टीलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल मैंने आपको बताया है लैंग्वेज को लेके है, ये लैंग्वेज को लेके है। और मल्टी का मतलब मैनी, तो ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो जिसे मल्टीलिंगुअल कहेंगे। ओमनी पोटेंट, ओमनी का मतलब होता है ऑल, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, जिसमें बहुत सारी पोटेंशियल है, पोटेंशियल पावरफुल। ओके, तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और इसमें ही कहा है कि जिसके पास में पावर है कुछ भी करने की, तो वही तो होगा ना सर्वशक्तिशाली। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब और प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना, तो जो हर जगह उपस्थित हो उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। और मल्टी फेस, मल्टी फेसेड को याद रखो, फेस का मतलब साइड्स हो गया, और मल्टी का मतलब मैनी, जिसके बहुत सारे साइड्स होते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे पार को रिलेटेड है, तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये मैंने कल ही कराए थे, आप चाहें तो कल की वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द हेडमास्टर डैश ऑन द स्टेज एंड गेव अ शॉर्ट स्पीच। तो हेडमास्टर, अच्छा पहले ये सारे जान लेते हैं। डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब करना मतलब किसी को कुछ चीज लिख के देना, टू राइट डाउन समथिंग, है ना। किसी को कोई चीज लिख के दे रहे हैं कि आप यही काम कीजिए, प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। या फिर आप किसी को कुछ चीज के काम करने के लिए सजेशंस दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, आप एडवाइस दे रहे हैं, उसको सलाह दे रहे हैं। ठीक है। अपीयर्ड, अपीयर्ड होना मतलब आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, दिखाई देना, ऐसा सीम्ड होना, प्रतीत होना। डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब हो गया चेयरफुल, आप बहुत चेयरफुल फील कर रहे हैं, आप बहुत हैप्पी हैं। रिमेम्बर्ड मतलब याद रखना, याद रखना।
तो हेड मास्टर क्या करेंगे? अच्छा, अपीयर होना मतलब वहां पे आना। अपीयर होने का मतलब एक प्रतीत होना होता है और एक प्रस्तुत होना होता है। अपीयर का मतलब एक प्रतीत होना और एक प्रस्तुत होना। तो जो हेड मास्टर हैं वो प्रस्तुत हुए स्टेज पर और उन्होंने एक शॉर्ट स्पीच दी। अपीयर के दो मतलब होते हैं, एक प्रतीत होना और एक प्रस्तुत होना। तो हेडमास्टर स्टेज पर आए मतलब वो स्टेज पे प्रस्तुत हुए। यहाँ पे अपीयर हुए और उन्होंने एक स्पीच दी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेवरी। ब्रेवरी का एंटोनिम बताना है, ये तो आपको पता ही होगा। ब्रेवरी मतलब साहस। तो हीरोइज्म, स्ट्रेंथ, करेज, तीनों इसके सिनोनिम्स हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब वैसे भी आप जानते हो कायर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट है कोई चीज। ठीक है। और हमसे क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। तो वैसे तो आंसर देखा जाए तो बी ही हो गया, कंप्लीट हो गया। लिमिटेड है, ये तो इसका एंटोनिम हो गया। पार्शियल है, कंडीशनल है, ये तो सारे इसके एंटोनिम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट। क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है किसी चीज को ना छिपा के रखना। चिले मतलब छिपाना। ठीक है, उसको हाइड करना, लोगों के सामने ना आए। आपके सीक्रेट मिशंस हैं, आपकी बातें कैसी हैं? ट्रांसपेरेंट नहीं है। अच्छा, एक सेकंड देखते हैं। क्लैंडस्टाइन, ऑनेस्ट, ये इसका एंटोनिम हो गया। ओपेक, ये इसका सिनोनिम हो गया। ओपेक है ना, ओपेक का मतलब क्या हुआ? क्लियर नहीं है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ड्रेस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हैवी को भारी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हो गया इसका सिनोनिम और हमसे एंटोनिम पूछा है तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट, रहस्य। आप चीजों को कैसे रख रहे हो? छिपा रहे हो, लोगों के सामने ओपनली उनको नहीं लेके आ रहे। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम। आप उस पर्सन को क्या कहते हैं जो रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम को मतलब उनको प्रेजेंट करता है? उसको कहते हैं एंकर। आप सुनते भी हुए एंकर, इस शो का एंकर कौन है? उसको क्या कहते हैं? एंकर। ठीक है। आइडल का मतलब तो मूर्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग इन माय अफेयर्स आई वुड हैव बीन in the US now. Now remember one thing. Whenever, like, if you see has, have और had and इनके बाद में कोई verb आई हुई है, मेन verb आई हुई है, अगर ये इनके बाद में कभी भी मेन वर्ब आएगी तो वो हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में आएगी। अगर हैज, हैव, हैड के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी तो अपने थर्ड फॉर्म में आएगी, अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं तो। अगर हैज, हैव, हैड मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर तो कोई और वर्ब आएगी ही नहीं। जब यही मेन वर्ब हो गई तो, मेन वर्ब हो गई तो और तो कोई फिर आएगा नहीं। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेंगे तो इनके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आपको ये कंडीशनल नहीं आता कि मैम हेड कैसे लगा दिया, ये क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आगे कैसे आ गई, वो सब बात की बात है। आप निकाल सकते हो कि हेड लगा हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इंटरफेयरिंग नहीं आएगी। तो सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा। हैव यू नॉट बीन इंटरफेयरिंग, नहीं, तो हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर। Had you not interfered in my affair, I would have been in the US now. क्वेश्चन नंबर 17 आपको पैराजंबल है आपका। पैराजंबल करते हैं। His father shifted his own ambitions to those of his son, providing him with models and support for his first exhibition at the age of 13. His father, किसके father नहीं है तो ए से तो शुरुआत नहीं होगी। ओके, पैब्लो Pablo Picasso was the son of the Jose Luis Blasco, a professor of drawing, and the Maria Piasco Lopez. हाँ, पैब्लो पियास्को के बारे में इनिशियल बातें दी हुई।
जनरल बातें दी हुई हैं, तो हमारे इससे सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। फ्रॉम दैट पॉइंट मतलब विच पॉइंट पे यहाँ से भी शुरुआत नहीं होगी। हिज अनयूजुअल अडेप्टनेस, हिज मतलब कौन, मतलब डी से शुरुआत नहीं होगी, सी से भी शुरुआत नहीं हो रही है, तो हमारा आंसर बनेगा बी से शुरुआत करेगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पैब्लो के बारे में दिया हुआ है, पैब्लो पियास्को है ना, और उसके बाद में डी में हिज अनयूजुअल अडेप्टनेस। अडेप्टनेस का अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड होना, किसी काम में स्किल्ड होना, मास्टर होना, उसको कहते हैं। हिज मतलब ये हिज किसके लिए आया है, पैब्लो के लिए आया है, तो मतलब डी जो है वो डी से कनेक्ट करेगा, तो बी डी से कनेक्ट करेगा। His unusual adeptness for drawing began to manifest itself early, around the age of 10, when he became his father's pupil. Pupil मतलब स्टूडेंट, ठीक है। फ्रॉम दैट पॉइंट इसी पॉइंट से, from that point his ability to experiment with what he learned and to develop new expressive means quickly allowed him to surpass his father's ability, and then his father shifted और उसके फादर ने फिर अपने एम्बिशन को अपने सन के उस पे शिफ्ट कर दिया। आराम से हमारा बी डी सी ए हमारा एकदम आंसर बनता है। एक बार दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है। तो यहाँ पे वेलकम जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो बी हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट बना। ये हिज आया हुआ है, किसकी एबिलिटीज के लिए आया है, पैब्लो की आया है, तो बी को पेयर ने डी ने उसके साथ में कनेक्ट किया। फिर किस पॉइंट से, अब आप देखो यहाँ पे 10 है, वहाँ पे 13 है, तो ऑब्वियसली पहले डी ही आएगा, पहले डी आएगा, फिर बाद में ए आएगा। तो वैसे भी यहाँ से भी आप कह सकते हो कि ये गलत। आप क्रोनोलॉजी फॉलो करोगे ना, 10 साल के बाद में ही आप 13 साल के हो, तो क्रोनोलॉजी आप फॉलो करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद में कौन से पॉइंट से, किस पॉइंट से, फ्रॉम दैट पॉइंट, विच पॉइंट, जब वो अपने फादर के क्या बन गए, स्टूडेंट बन गए, इसी पॉइंट से उनकी जो एबिलिटी थी, यहाँ से सी आया। और फिर फिर अब जब वो अपने फादर से भी आगे निकल गए, तो उनके फादर ने अपने ही एम्बिशन को किस पे शिफ्ट कर दिया, अपने बेटे पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ से डी आया। मतलब हमारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द नीड टुडे इज फॉर बोथ साइड्स टू इंटरसेप्ट and to re-examine the issue carefully and resolve it amicably. Amicably मतलब friendly, amicably मतलब friendly, in a friendly manner. ठीक है, इन अ फ्रेंडली मैनर, ये तो पता चलो, इसमें तो कोई यहाँ से नहीं है। द नीड टुडे, जो आज की नीड है ना, जो नीड है आज की, वो क्या है, ये सिंगुलर है तो इज आया है, नो एरर, यहाँ पे सही है। फॉर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के लिए है। देखो ये वर्ब है, ये वर्ब है, और ये वर्ब है, ये वर्ब रिजॉल्व, ये तीनों वर्ब्स हैं, और इन तीनों के लिए कॉमन आया है टू इंट्रोस्पेक्ट, टू री एग्जामाइन एंड टू रिजॉल्व इट एमिकेबली, तो कोई एरर इसमें नहीं है, तो नो एरर इन दिस क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग। ओके, assimilate, readable, acquire and acknowledge, acknowledge, AKNOW with L और H, acknowledge, तो यहाँ पे E आता है, यहाँ पे A है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमारी गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय niece said I have decided to take coaching in बैडमिंटन। ठीक, अब देखो इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, माय niece said, सैड तो सैड ही रहेगा, क्योंकि टोल्ड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए था, सैड टू चाहिए था, तो सैड का सैड रहेगा, यानी ये दोनों नहीं रहेंगे। माय niece said, ओके, my niece said he is deciding, I have decided है ना, तो I have decided है, तो फिर यहाँ पे फिर is deciding तो आ नहीं सकता है, will decide भी नहीं आएगा,
तो फिर इसको थोड़ा और सीरियस करना पड़ेगा, क्योंकि हैव डिसाइडेड है। हैव डिसाइडेड हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा टेंस, ये देखो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, अगर ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट तो फिर आपकी कार्ड आपको आगे चेंज करना होगा इसको पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हम एक स्टेप ना आगे बढ़ते हैं, तो हमें इसको चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो फिर हमें हेड लगाना पड़ेगा, तो हमें हेड लगाना पड़ेगा और वर्ब के साथ फॉर्म लगाना पड़ेगा। यहाँ पे विल दिया हुआ है, यहाँ इज, यहाँ हैव, यहीं सिर्फ हेड दे रखा है, तो फिर मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, ये वाला पॉइंट थी, लेकिन मेन पॉइंट हमारा वर्ब से हमें हेल्प होगी, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट हमारा हो ही नहीं रहा है, तो हमारा फिर ऑप्शन ए ही हमारा सही है। बाकी एक बार और चेक कर लेते हैं। माई नीज टोल्ड मी दैट, आप जानते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट आता है। आई हैव डिसाइडेड, मतलब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू बनता है एस ओ एन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलेगा, तो मीन्स मतलब शी हैव डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो आपका क्या आ गया है, फिलर का क्वेश्चन। लेट्स डू दिस। Kanchirapalli has the highest number of rainy days in Kerala. It receives the highest, ये तो देखो पहले भी समझ में आ रहा है, highest amount of, highest number of नहीं होगा, highest क्या होगा, highest amount of summer rain। तो सबसे ज्यादा वहाँ पे क्या होती है, समर रेन्स होती है, विंटर रेन्स, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इन केरला। ओके, it's one of the very few, it's one of the very few making it, उसको बना रहा है ना, इतनी ज्यादा जो बारिश होती है उससे क्या हो रहा है, मेकिंग इट वन ऑफ द वेरी फ्यू दैट इन इंडिया। वेरी फ्यू क्या होगा, प्लेसेस होगा, और क्या हो सकता है, वेरी फ्यू प्लेसेस इन इंडिया। वेरी फ्यू प्लेसेस, देखो फ्यू क्या है, ये आपका ये आप लगाते हैं, ये एडजेक्टिव है, और ये आप लगाते हैं फ्यू लगाते हैं आप काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, प्लेस नहीं आएगा इसलिए प्लेसेस ही आ सकता है। वेरी फ्यू प्लेसेस इन इंडिया एंजॉइंग इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट लाइक क्लाइमेट विद नो ड्राई सीजन। आसान था, बस थोड़ी स्टोरी टाइप में है। विद नो डैश ड्राई सीजन, इंडिविजुअल तो है नहीं। डिस्टेंस का मतलब और डाइवर्स का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है आप किसी चीज को अलग अलग कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, है ना, अलग अलग करना। डाइवर्जेंट होना मतलब अपने पाथ को स्टैंडर्ड से चेंज होना, स्टैंडर्ड से आपका डेविएशन होना। लेकिन यहाँ पे सेपरेट नहीं है कोई, मतलब विद नो सेपरेट रेन सीजन ड्राई सीजन, ऐसा नहीं है कि ड्राई सीजन कुछ अलग से होता है, मतलब बारिश ही होती रहती है थ्रू आउट वहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 बनेगा हमारा सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन। Dry season, the well-distributed rainfall pattern of the Kanjirappalli is the dash season for the phenomenon of high yield of latex from the rubber plantation in and around the town। मतलब सबसे ज्यादा अगर वहाँ पे प्लांटेशन हो रहा है तो उसका क्या पर्पस होगा, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है। इनसिग्निफिकेंट है अगर कोई चीज तो मतलब वो वर्थलेस है, वर्थलेस होना। प्राइमरी का मतलब होता है बेसिक है वो चीज, एलिमेंट्री है ना, प्राइमरी है, रूडिमेंट्री है, बेसिक है। माइनर, माइनर का मतलब कम हो गया, इनिशियल का मतलब बिगिनिंग हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है, प्राइमरी मतलब मेन पर्पस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो आज का हमारा सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन थे, आपको आई होप सही सही आप लोग कर रहे हैं। कितने मार्क्स आ रहे हैं जरा कमेंट सेक्शन में अपना जरूर बताइए, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, आप लोग की लाइक्स ही हैं जो एक टीचर को थोड़ा मोटिवेशन देते हैं और अच्छा करने के लिए। चलो बस अब ऐसे ही वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, और बने रहो ऐसे ही हमारे साथ में। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।